हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। टोटल 4 मेथड्स हमारे होता है। हर वीडियो में एक एक मेथड के 5-6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। सो हमें पता है कि गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल मीन्स वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी। सो गुडविल मीन्स द नेम एंड फेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब गुडविल जो ये होती है, दो तरह की गुडविल हो सकती है। पहला, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल मीन्स, एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं। ये है राम, और राम ने अपना बिजनेस शुरू किया रिलेटेड टू लेट्स से लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब राम को काम करते हुए 5-7 ईयर्स हो गए हैं। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लैपटॉप बनाता है, सारी चीजें बेस्ट है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करता है, फीडबैक भी लेता है। तो बिजनेस जो नेम एंड फेम अर्न करता है बाय पुटिंग एफर्ट्स, तो उसको हम कंसिडर करते हैं, दैट विल बी द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरी हमारी होती है, दूसरा टाइप हमारा होता है परचेज्ड गुडविल। सो परचेज्ड गुडविल कैसे? दैट मींस लेट्स से ये ए फर्म है और ये बी फर्म है। सो ए फर्म ने बी फर्म को टेक ओवर किया। जितनी भी बी की एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उनको टेक ओवर किया, उसके बदले में कुछ अमाउंट कॉम्पेंसेट पे किया। तो यहाँ पे ए जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है बी का, और अगर बी की गुडविल है, इस केस में बी के बिजनेस की गुडविल है, तो वो हम कंसिडर करेंगे, दैट विल बी द परचेज्ड गुडविल। तो ए ने वो बिजनेस खुद से सेटअप नहीं किया है, खुद से नेम एंड फेम अर्न नहीं किया है, वो जस्ट टेक ओवर कर रहा है किसी बिजनेस को, और उस बिजनेस की ऑलरेडी गुडविल है, तो वो परचेज गुडविल होगी। ठीक है। तो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करें तो हम परचेज गुडविल को अपनी बुक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अकाउंट्स में हम शो करेंगे, बिकॉज वी आर पेइंग मनी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को हम अपने अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। तो ये आपका थियरी में भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहले सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और लास्ट की एक वीडियो में मैं थियरी पार्ट भी कवर कर लेंगे। तो अब हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिप्रेजेंट नहीं करना है, परचेज्ड गुडविल को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे परचेज गुडविल को रिप्रेजेंट? उसके लिए हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी बुक से ही है, वन बाय वन करके पूरी डिटेल अच्छे से समझेंगे। सो अमृत डेली नीड्स took over the business of Shivam for net purchase consideration of 5 lakh paid by check. The assets acquired and the liabilities taken over were. तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला वर्ड आया हमारा परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन मींस व्हाट? यहाँ पे ये बिजनेस है अमृत का, और यहाँ पे ये बिजनेस है शिवम का। सो अमृत ने शिवम का बिजनेस टेक ओवर किया। तो अब पॉइंट क्या है? जितनी भी शिवम के बिजनेस की एसेट्स होंगी और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, वो सब टेक ओवर कर रहा है। और अगर आप किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कि अमृत को कुछ अमाउंट एस को पे करना पड़ेगा। तो परचेज कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है हमारा? समथिंग इन रिटर्न, कि जो आप रिटर्न में पे करते हो। आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो उसके बदले में अमृत को ये 5 लाख रुपीज पे करना है शिवम को। अमृत के लिए क्या हुआ? 5 लाख रुपीज ऑब्वियसली लाइबिलिटी हुआ, बिकॉज वो मनी पे करेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब जब भी बिजनेस की एसेट्स टेक ओवर होती है, इट मींस अमृत के पास वो एसेट्स रिसीव हो रही हैं, तो आप वन बाय वन करके सारी एसेट्स को डेबिट करोगे, वन बाय वन करके सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे। ठीक है, चलो हम ये वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं। फर्स्ट, फर्नीचर। तो हमारी जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री हम प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, दैट इज 7,50,000। डेटर्स भी आपके एसेट्स होता है, 1,50,000, तो ये भी हमने डेबिट किया। क्रेडिटर्स, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीनों आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो इन तीनों को आप क्रेडिट करोगे। टू क्रेडिटर्स, टू सैलरी पेबल एंड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 5,20,000, 75 और 15।
ठीक है, तो पहला स्टेप क्या कि आपको अब मैं आपने नोटिस किया होगा मैंने कुछ यहाँ पे स्पेस लीव किया है, तो ये किस लिए वो भी समझते हैं। सारी एसेट्स को डेबिट, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट। अब एक लॉजिक समझो, यहाँ पे हम टोटल करते हैं, सो दैट इज 750 और 150 आपका 9 लाख, 9,10,000। तो डेबिट का जो आइटम्स का टोटल है दैट इज 9,10,000, और क्रेडिट के जो, और इसके बदले में लाइक ये जो हमें 5 लाख शिवम को पे करना है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे टू शिवम, 5 लाख रुपीज। वाई? बिकॉज आप मनी पे करोगे ना, तो मनी आप पे करोगे बिजनेस बाय करने के नाम का, तो आपके लिए लाइबिलिटी होगी। अब हम ये टोटल करते हैं, सो 5 लाख और 5, 10, 10 एंड 70, 80, 90, 110। तो हमारा 10 लाख और 1,10,000, 11,10,000 का आपका ये क्रेडिट का टोटल होता है। तो अभी क्या करना है, एसेट्स को डेबिट किया, लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया, और जितना भी आप परचेज कंसिडरेशन जिसको भी पे कर रहे हो उसका नाम आपने लिखा, एंड देन टोटल किया। सो 9,10,000 डेबिट का टोटल आया, और हमारा 11,10,000 क्रेडिट का टोटल आया। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी कि डेबिट का टोटल इज लेस देन एज कंपेयर टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, राइट? तो अब लॉजिक समझते हैं। तो आपने टोटल एसेट्स जो टेक ओवर की वो 9,10,000 की टेक ओवर की, और लाइबिलिटीज जो हैं आपकी टोटल 11,10,000। तो देखो, आप कोई भी बिजनेस, ऐसा बिजनेस क्यों टेक ओवर करोगे जहां पे आपको एसेट्स कम मिल रही हैं एज कंपेयर टू द लाइबिलिटीज? तो उसका रीजन ये है कि बिकॉज बिजनेस का, शिवम के बिजनेस का नेम एंड फेम अच्छा है, तो हम ये कहें कि यहाँ पे गुडविल है शिवम के बिजनेस की, दैट इज व्हाई अमृत इज रेडी टू पे मोर मनी एज कंपेयर टू द एसेट्स। तो वो कितना डिफरेंस आ रहा है? तो अब लॉजिक क्या निकला हमारा, व्हेन डेबिट इज टोटल ऑफ डेबिट इज लेस देन टोटल ऑफ क्रेडिट, तो जो आपका डिफरेंस होगा दैट विल बी द गुडविल। और गुडविल हम कहाँ करेंगे, जर्नल एंट्री में उसको डेबिट करेंगे। तो अब जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे गुडविल को डेबिट करेंगे 2 लाख रुपीज, और आपका टोटल इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से परचेज्ड गुडविल को हमें जर्नल एंट्री में रिप्रेजेंट करना होता है। सो इस तरीके से हम परचेज गुडविल को शो करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, हाँ, मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप हो गई है, दैट इज व्हाई। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, मैम इन केस द टोटल ऑफ क्रेडिट इज लेस देन एज कंपेयर टू द टोटल ऑफ डेबिट, उस केस में क्या होगा? एक बार थोड़ा सा लॉजिक ये भी समझ लेते हैं। तो मान लो कि अगर हम एसेट्स जो टेक ओवर कर रहे हैं वो 11,10,000 की है, और जो हम लाइबिलिटीज हमें टोटल मनी पे करना है वो अगर हमारा 9,10,000 का है, इस केस में क्या होगा? इस केस में योर डेबिट इज मोर देन योर क्रेडिट, या फिर मैंने जैसे पीछे लिखा कि क्रेडिट इज लेस देन डेबिट, बात सेम ही है, राइट? तो इस केस में क्या है, देखो आपने एसेट ज्यादा अमाउंट के एक्वायर की, लाइबिलिटीज कम है, दैट मींस आपके लिए ये जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कैपिटल रिजर्व। सो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, जो भी डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में मेंशन करोगे, और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री हमारी बनेगी एसेट्स सबको 1 बाय 1 करके डेबिट करोगे, टू लाइबिलिटीज, और जिसको मनी पे करना है वो हमने लिखा, और जैसे वो दूसरी वाली लाइबिलिटीज हमारी 5 लाख, नहीं 6,10,000 की थी, एंड टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख रुपीज। तो मतलब जर्नल एंट्री में कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो नॉर्मली ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व का आपको लॉजिक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। कंपनी अकाउंट वाली बुक में भी ये वाला लॉजिक यूटिलाइज होगा हमारा, ठीक है? तो कैपिटल रिजर्व होता तो हम शिवम के नीचे टू कैपिटल रिजर्व लिख देते, देन उस केस में फिर आपका गुडविल नहीं आएगा। तो ये हमारा डिस्कशन था रिलेटेड टू गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल को शो करेंगे, तो परचेज गुडविल को हम कैसे शो करेंगे? अब बात करते हैं गुडविल वैल्यूएशन की। अब अगर हमें बिजनेस की गुडविल वैल्यू करनी है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा
4 मेथड्स आपके पास होंगे। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, देन थर्ड कैटेगरी हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड की होती है। सो कैपिटलाइजेशन में आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द फोर्थ वन विल बी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 4 मेथड्स होंगे। आज की क्लास में हमारा टारगेट है क्या, हमारा एवरेज प्रॉफिट कवर अप करने का। बट इसको समझने से पहले कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मेथड है, क्या फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। आई मीन टॉपिक डिस्कस करते हैं, बट फॉर्मूला भी मैं समझाती हूँ एंड देन फिर ये लॉजिक समझेंगे। ठीक है, तो देखो आप एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। अब एवरेज निकालना सबको आता है, जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11th में समझा होगा, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। तो जो भी एक्स कॉलम में आपका डेटा होता था, आप उन सबका सम करते थे और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है उससे डिवाइड करते थे। एवरेज प्रॉफिट मींस कि आपको अगर लेकर चलना है लेट्स से 4 इयर्स का प्रॉफिट, तो आप सबसे पहले सबका एवरेज कैलकुलेट करोगे। एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 4 इयर्स का प्रॉफिट है, उन सबको प्लस करेंगे डिवाइड बाय 4। 5 इयर्स का प्रॉफिट होगा, 5 इयर्स को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट होगा कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्वेश्चन में गिवन होगा वो भी समझेंगे। एंड देन फिर गुडविल का फॉर्मूला विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट मींस व्हाट। अब ये नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। अब देखो कि अगर कोई फर्म दूसरे लाइक दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, तो उनकी ऑनरशिप चेंज हुई है, तो गुडविल के नाम का, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अमृत ने 2 लाख रुपीज पे किया, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो 2 लाख रुपीज अमृत ने पे किया था, उतना अमाउंट अर्न करने में आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप कितने इयर्स लग जाएंगे, दैट विल बी द नंबर्स ऑफ इयर्स। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखो हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में जो लेकर चलना है, दैट विल बी द, जो भी आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा उनको आप प्लस करके डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक ये आता है हमारा कि ये जो प्रॉफिट होगा, क्या ये वो वाला प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लास्ट में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आया था, यहाँ पर हम ये प्रॉफिट लेकर चलते हैं, लेकिन इस नेट प्रॉफिट में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, कुछ आइटम्स प्लस माइनस करने होते हैं। एंड देन उसके बाद जो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा, इट मींस आफ्टर द एडजस्टमेंट, वो हम लेकर चलेंगे। तो अब ये वाला लॉजिक समझते हैं कि ये आफ्टर द एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। देखो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, डेबिट में अपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस मेंशन किए, क्रेडिट में सारे इनकम और गेन मेंशन किए, एंड टोटल ऑफ क्रेडिट किया, देन टोटल ऑफ ये माइनस किया डेबिट का, तो जो आपके पास डिफरेंस आया वो आपका नेट प्रॉफिट था। ठीक है, एंड देन इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। अब आपको एक चीज समझनी है, वो क्या। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने सब तरह के लॉसेस को, सब तरह के एक्सपेंसेस को मेंशन कर लिया है। अब जो एक्सपेंसेस, जो लॉसेस आपके बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, या हम ये कहें कि जो आपके अब नॉर्मल लॉसेस हैं उनको, और या फिर कुछ एरर्स आपने ऐसे किए हैं, तो अब नॉर्मल लॉसेस मींस जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ऐसा भी हो सकता है, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अब क्या ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपके बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड है? इनकी वजह से हमने इनको पीएनएल के डेबिट में लिखा, इनकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम शो करेगा, लेस शो करेगा। व्हाई? बिकॉज हमने इन चीजों को भी प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट। तो अब अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं हमें कंसिडर करनी फॉर एक्चुअल प्रॉफिट, तो हम क्या करें। तो हमने अगर इन चीजों को माइनस किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से, अब आप इन ऐसी आइटम्स को ऐड बैक कर लोगे। अब वो कौन कौन सी आइटम्स हैं वो हम देखते हैं।
तो समझ में क्या आया? या तो आप ये लॉजिक समझ लो कि हमने एड बैक क्यों किया, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल लॉस, दीज एक्सपेंसेस और लॉसेस आर नॉट रिलेटेड टू द एडजस्टेड प्रॉफिट, कि आपका वो एक्चुअल प्रॉफिट शो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये सारी चीजें आपके मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी आइटम्स हैं? फर्स्ट, अब नॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि लाइक वो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ओवरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, because in like overvaluation मतलब actual opening stock is less but you have written more, and actual closing stock is more but you have written less। इसका लॉजिक अगर समझना है तो लॉजिक भी मैं समझा देती हूँ एक बार। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते थे, तो यहाँ पे लेट्स से एक्चुअल डेटा इज 10,000 बट आपने मेंशन कर लिया 15, तो आपने 5,000 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये 5,000 जो आपने एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया है, बिकॉज डेबिट साइड के आइटम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, आपने जो ये 5,000 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया है उसको आप ऐड बैक कर दोगे तो वो सही रिप्रेजेंट हो जाएगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सच एज एक्सपेंसेस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कुछ ऐसे अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं और आपने लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वी कैन से दैट, जो फ्यूचर में नहीं होंगे दोबारा, और आपने अगर उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली कि अब वो हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। पीएनएल में जो आइटम्स आते हैं वो हमारे रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं, जो बार बार रिपीट आपके होते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एड बैक। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, लेट्स से कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बाय करी, तो वो आपकी बैलेंस शीट का पार्ट था, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको मेंशन करना चाहिए था, बट आपने गलती से उसको पीएनएल में चार्ज चार्ज कर लिया। तो है आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बट आपने मार्क कर लिया उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली कि आपने अगर ये 10 लाख की मशीनरी बाय की, पीएनएल से सबट्रैक्ट कर लिया, तो आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट बहुत ही कम शो करेगा। इसीलिए हमें इसको क्या करना है? एड बैक। क्लियर? तो या तो लॉजिक समझ लो या ये 5 पॉइंट्स क्रैम कर लो कि ये चीजें हमें ऐड करनी होती है एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ये समझना पड़ेगा बिकॉज आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी कहीं कहीं गुडविल वैल्यूएशन आता है, तो वो इंक्लूड करके देता है क्वेश्चन। अब कौन से आइटम्स सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं? तो सब्ट्रैक्ट करने वाला इसका ऑपोजिट होगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में आपने मेंशन कर लिया गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्या ये जो आपको मनी रिसीव हुई, क्या ये आपके नेट प्रॉफिट में आना चाहिए? नहीं, बिकॉज नेट प्रॉफिट में सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग राम का लैपटॉप का बिजनेस था, और लैपटॉप का बिजनेस था बट उसके पास कहीं लाइक दिल्ली में फ्लैट है और उसने वो सेल किया और उसको इनकम रिसीव हुई, प्रॉफिट रिसीव हुआ, गेन मिला, तो क्या वो उसके बिजनेस का प्रॉफिट था? नहीं, तो वो फिर हमारे इसमें नहीं आएगा। दैट मीन्स कि जो भी अगर आप फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो, अब नॉर्मल गेन आपको मिल रहा है, तो ये आपने यहाँ पे पीएनएल की क्रेडिट साइड में प्लस किया हुआ है। अब उसको रिवर्स करना है तो हम सब ट्रैक कर देंगे। देन सेम लॉजिक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम मीन्स कि जो इनकम आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे हम जो इनकम लिखते हैं दैट शुड बी रिकरिंग इन नेचर। अब वो बिजनेस की इनकम कौन सी होगी? जैसे कि लाइक आपको, आप गुड सेल करते हो, सो सेल से आपको मनी रिसीव होता है, वो हम ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखते हैं, राइट? नॉन बिजनेस इनकम की कोई इनकम ऐसी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मैनेजमेंट कॉस्ट, अब देखो ये मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, या पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, तो अब ऑब्वियसली कि मैनेजमेंट कॉस्ट ये हमारा डेबिट साइड में आएगा, कि आपने अभी तक सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और सब लाइक उसको डेबिट साइड में पे करोगे। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारा डेबिट में आएगा कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस है कोई, या रिलेटेड टू द, ये हम बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है बट अभी पे नहीं किया है, तो वो आप डेबिट साइड में पे करोगे, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये चीजें जो आपका 1 2 3 था, ये हमें रिवर्स करना होता है, इसीलिए हम पहले हम क्रेडिट साइड में प्लस कर चुके हैं, अब हम माइनस करते हैं।
और ये वाले जो 2 पॉइंट है ये आपके एक्सपेंसेस हैं, तो इसीलिए आप पीएनएल के डेबिट में माइनस करोगे। तो या तो लॉजिक समझना है या फिर क्रैम करना है, तो चॉइस आपकी है, कुछ भी चलेगा। अब क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है वो समझो। हरि एंड कृष्ण पार्टनर्स हैं, पीएसआर 2:1, शाम को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है फॉर द फर्म एंड 3 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। व्हाट डज दैट मीन? एवरेज प्रॉफिट जो हमारा फॉर्मूला था, हम क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो ये नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमें 3 लेकर चलना है। एवरेज प्रॉफिट जो आप लोगे लास्ट 5 इयर्स का लोगे, 3 4 5 सबको प्लस करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है कि एग्जामिनर आपको 6 इयर्स का प्रॉफिट दे और ऊपर मेंशन किया है कि लास्ट 5 ईयर का एवरेज लेकर चलना है, तो आप जो लेटेस्ट वाले 5 इयर्स होंगे वो आप लेकर चलोगे और सबसे पुराना वाले को स्किप कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है ताकि बच्चे गलती से 6 इयर्स का प्रॉफिट का टोटल करके 6 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर वो इन्फॉर्मेशन में लिख के रखेगा कि 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना था। तो ये भी ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आप टेबल बनाओगे, आप लिखोगे ईयर, देन प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, देन हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम बचेगा दैट विल बी द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ईयर के बाद हमने लिखा प्रॉफिट जो आपका गिवन है, यहाँ पे हम बना रहे हैं एडजस्टमेंट का पॉइंट। तो प्रॉफिट कितना था, लाइक ईयर कितना है, 13 14, आपका 14 15, 15 16। इस तरीके से अभी जस्ट मैं ऊपर का डेटा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। टेबल फॉर्मेट में आप बनाओगे तो नीट एंड क्लियर बनेगा और आपके स्कूल के यूटीज में भी इसी तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये 25,000 का अमाउंट आपका नेगेटिव में है, आई मीन ब्रैकेट में है। सो ब्रैकेट वाली आइटम हम इनको नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे और ये लॉस है, बाकी ईयर्स में प्रॉफिट है, तो इस साल हमारा नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल ऑफ, वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। प्रॉफिट ऑफ 14 15 मतलब ये वाला इस साल का प्रॉफिट में, ये जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ये आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ दिस अबनॉर्मल लॉस है, तो हमें ये प्लस करना पड़ेगा। अब हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा, दैट विल बी 50,000। तो यहाँ पे ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फिर आप एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो ये समझ में आ गया कि जिस ईयर की एडजस्टमेंट होगी उसी ईयर में हमें प्लस माइनस करना है। अब बाकी ईयर्स का प्रॉफिट विल बी द सेम। सो ये 75 25,000 का लॉस एंड 50,000 का प्रॉफिट। तो अब हम ये टोटल करेंगे, 51 लाख 175 और 175 में से ये चला गया 150, 2 लाख। सो 2 लाख हमारा यहाँ टोटल आया एंड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, दैट विल बी 2 लाख डिवाइड बाय 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 40,000। एंड गुडविल कैलकुलेशन करेंगे, सो 40,000 इंटू 3 इयर्स ऑफ परचेज, आपकी 1,20,000 की गुडविल आ जाएगी फर्म की। तो जब भी, अब गुडविल वैल्यूएशन कब कब होता है ये समझते हैं। ये गुडविल वैल्यूएशन यहाँ पे किस, दो पार्टनर्स पहले थे, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। तो भाई नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो इन दोनों ने मिलके पहले मेहनत की हुई है, बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो इनका नेम एंड फेम है, तो वो शाम को एडमिशन से पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके उससे मनी रिसीव करेंगे कि भाई देखो ये हमारे बिजनेस का नेम एंड फेम है, आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप वो हमारे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो, तो आपको गुडविल के नाम का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्म की गुडविल है। अब इसमें पार्टनर का शेयर निकालना होता है, तो 120 फर्म की गुडविल है, पार्टनर का शेयर इज 1/5, तो 1/5 करेंगे तो 24,000 का अमाउंट नया पार्टनर लेकर आएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट आपसे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने का पूछा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से। एसटीजी पार्टनर्स हैं, पीएसआर इज 3:1, डी को एडमिट किया है 1 अप्रैल को 1/4 शेयर के लिए, गुडविल कैलकुलेट करनी है ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अब व्हाट डज दैट मीन कि गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स करना है तो इंटू 2 कर देंगे।
ऑफ प्रीवियस 3 years और प्रीवियस 4 years, विच एवर इज हायर। तो ये सिंपल है क्या, आप पहले एवरेज प्रॉफिट लो प्रीवियस 3 years का, और फिर आप एवरेज प्रॉफिट लो प्रीवियस 4 years का। तो करके देख लेते हैं। तो हमारा ये 26 से शुरू हो रहा है, तो पहले अगर हम 3 years लेंगे तो ये वाले 3 साल लेंगे, ठीक है। सो 48,000, 30,300 और प्लस 31200। एवरेज प्रॉफिट लेना है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, इनका टोटल डिवाइड बाय 3 हमारा आएगा ये। इसका एवरेज प्रॉफिट इतना आ रहा है, लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, इन चारों को प्लस करेंगे। सो ये हमारा 48,000, 30,300 प्लस 31200 प्लस 42200 डिवाइड बाय 4। तो ये एवरेज प्रॉफिट करता है, तो ये आता है। अब देखो दोनों केस का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, इसने क्या कहा, विच एवर इज हायर। अब इनमें से हायर कौन सा है, ये वाला, और उसका हमें ट्वाइस करना है, तो इंटू 2 कर देंगे, तो हमारी गुडविल आ जाएगी, एंड द आंसर विल बी 75,850। वो क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे भी बोल सकता है, लाइक मल्टीपल करना, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स ऑफ ईयर्स गिवन है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट, आई गेस 5-6 क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में, और जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में ओवरव्यू मैं आपको पहले दूंगी, एंड देन फिर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, रमेश purchased Bharat's business with effect from 1st April 2026 and firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of goodwill. Average normal business profit, तो हमें पहले normal business profit निकालना पड़ेगा, of last 3 years, तो 3 years का ही प्रॉफिट गिवन है। तो टेबल बना लेते हैं जल्दी से, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहला ईयर, तो ईयर इज 24, 25, 26। देन आपके पास है प्रॉफिट, सो दैट इज 1 लाख। अभी एडजस्टमेंट में रीड करूंगी, फिर मैं आपको प्लस माइनस वाला लॉजिक समझाती हूँ। ड्यूरिंग द 24 इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन, तो अबनॉर्मल गेन हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमारा कितना आया, 90,000। आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस आप 20,000 प्लस करोगे, तो ये हमारा कितना आया, 1,30,000। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो प्रॉफिट मींस द गेन, फिक्स्ड एसेट पे जो सेल हुआ, फिक्स्ड एसेट सेल करने पे जो हुआ, तो ऑब्वियसली दैट गेन इज नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, तो हमें ये सबट्रैक्ट करना है। सो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट विल बी दिस। अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे, तो 90, 130 और 80, 3 लाख का हमारा टोटल हुआ। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख। गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो दैट विल बी 1 लाख इंटू 2 years ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमारा 2 लाख का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। आई मीन 2 लाख का गुडविल आ जाएगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, एंड देन उसके बेस पे एवरेज हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे। तो इस पूरे क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये एडजस्टमेंट्स करना, प्लस और माइनस करना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आई होप कि अब आपको ये क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पी एन एंड आर पार्टनर्स हैं, पीएसआर इक्वल है, and they are admitting Dev for equal share. For this purpose, goodwill valuation हमारे पास given है, goodwill calculate करना है हमें, 4 years of purchase, I guess कुछ पेन टैबलेट में गड़बड़ हुई है, 4 years of purchase और लास्ट 5 years का डेटा हमारे पास given है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का हमें लेना है। तो अब देखो कि इसमें लास्ट 5 years ही हमारे पास गिवन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एडजस्टमेंट को समझते हैं और 1 बाय 1 करना है। 1 अप्रैल 2025 की बात हो रही है, इट मींस ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 25 को शुरू हुआ होगा, और इसमें लॉस गिवन है। आपने 5 साइकिल्स बाय की, साइकिल्स आपके लिए एसेट्स है, कॉस्टिंग 20,000, मतलब टोटल मनी जो आपने पे किया दैट इज 20,000। अगर यहाँ पे ईच मेंशन होता तो हम 20,000 इंटू 5 करते, बट अभी ये ओनली 20,000 मेंशन है। परचेज की बट रॉन्गली आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया, दैट मीन्स कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में आना चाहिए था, बट आपने पीएनएल में डेबिट साइड में ये 20,000 का अमाउंट मेंशन किया, तो 20,000 आपने पीएनएल में से सब्ट्रैक्ट कर लिए, which is the wrong thing. Why? Because this one is your capital expenditure and you have considered it as a revenue expenditure, तो अब आपको इसको add back करना है 20,000 को।
अब आपने अगर इसको एसेट ही कंसीडर नहीं किया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया। डेप्रिसिएशन फिर अब हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल है, 25% है, तो 5000 का डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में डेबिट साइड में लिखोगे और ये हमें 5000 का डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है। एंड द नेक्स्ट इज ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री मशीन डैमेज हुई, और इसी फाइनेंशियल ईयर की ये बात कर रहा है। एंड 20,000 वाज इनकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। तो अब ये जो 20,000 का रिपेयर हमने स्पेंड किया, तो बेसिकली दिस रिपेयर जो आप अभी मनी पे कर रहे हो, तो आप रिपेयर पे मनी अगर पे करोगे तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले एक बार इसका समझते हैं प्लस या माइनस क्या होगा, इसका प्लस माइनस करते हैं। तो ये हमारा 125 में से 20,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं 125 इज द नेगेटिव आइटम, 20,000 प्लस का आइटम होगा तो हमारा ये 105 बचा। तो 105 इज नेगेटिव वाला आइटम, राइट। तो ये नेगेटिव वाला आइटम है और ये हमारा अबनॉर्मल लॉस है और अबनॉर्मल एक्सपेंस है, वी कैन से दैट। और आपने रिपेयर पे मनी स्पेंड किया है, बट दिस विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर बिकॉज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आप ट्रीट कर रहे हो। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हमें क्या करना था, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हमें प्लस करना होता है, और आई शो यू कौन सा पॉइंट है, नंबर 4th पॉइंट, और आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये 20,000 यहाँ पे प्लस होगा, तो आपका जो अल्टीमेट बैलेंस बचेगा दैट विल बी 85,000। तो इस तरीके से सिर्फ इस ईयर में ये प्लस माइनस करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ईयर लिख लेना 24 25, 1 लाख का आपका 1,20,000 का नेगेटिव था। देन यहाँ एडजस्टमेंट वाले पार्ट में स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा आपको कि 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन एंड प्लस 20। इस तरीके से फिर आपका 85,000 का बैलेंस बचेगा। बाकी ईयर्स में कोई चेंजेस नहीं है, 30 70 1 लाख 140 एंड देन 85,000, इन सब का प्लस करोगे डिवाइड बाय जो भी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5, तो हम आ रहा इन सब का टोटल और एवरेज कैलकुलेट करके आएगा 51,000। सो गुडविल कैलकुलेट करनी है और नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है 4, सो 51,000 4 हम करेंगे, 2,04,000 की हमारी गुडविल आ जाएगी। तो अब इसमें सिर्फ ये प्लस माइनस वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पार्टनर्स थे, नए को एडमिट किया और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। प्लस माइनस जल्दी से देख लेते हैं। पहला, फर्म का प्रॉफिट था, अब नॉर्मल गेन क्वेश्चन में गिवन है, तो अब नॉर्मल गेन हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ये 10,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 60। फर्म का लॉस हुआ कंप्यूटर सेल करने पे, अब नॉर्मल गेन हम करते हैं 20,000 का, तो 20,000 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 120। ये ऑलरेडी लॉस आपके पास गिवन है, ब्रैकेट में आइटम गिवन है। 50,000 की रिपेयर्स थी, व्हीकल ट्रीट कर लिया। कौन सा टॉपिक आपका है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज कर लिया। अब हमें इसको ठीक करना है, तो भाई एसेट में से रिमूव कर देंगे और पीएनएल में मेंशन कर देंगे। एक्सपेंडिचर था तो पीएनएल में डेबिट होगा, पीएनएल में डेबिट होगा, इट मीन्स कि हमारा ये 50,000 का अमाउंट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपने उसको एक पर्टिकुलर एसेट कंसिडर किया और वो एसेट नहीं थी, बट आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, लाइक तो अब डेप्रिसिएशन आपने क्या किया, पीएनएल से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीएनएल से फिर से डेबिट करना पड़ेगा, फिर से रिवर्स करना पड़ेगा और हम प्लस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन, अब ये 1 जून है तो 10 मंथ्स का अकॉर्डिंग टू 12%, तो ये हमारा 5,000 ही आ जाएगा। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन रिवर्स किया, 55 50 और 5, तो व्हाट डज दैट मीन कि आपका 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे बचता है एंड 144। इन सब का टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, एवरेज इनटू 2 करेंगे, गुडविल आ जाएगी। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये वाला पॉइंट समझना कि जब अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसिडर कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो समझो आपने उसको एसेट लिख दिया है, बट है वो आपका पीएनएल का खर्चा। तो पीएनएल का खर्चा है तो पीएनएल में अब हम शो करेंगे, तो पीएनएल में शो करेंगे तो हमें अब माइनस करना पड़ेगा। आपने उसको ऐसे ट्रीट किया था तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया तो पीएनएल में लिख दिया था। अब वो डेप्रिसिएशन को हमें रिमूव करना है, इसीलिए हमने डेप्रिसिएशन को
ऐड बैक किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे एंड डेफिनेटली वन क्वेश्चन आईएससी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी 3 और 4 मार्कर का एग्जामिनर फ्रेम करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे क्वेश्चंस में, आगे चैप्टर्स में भी इंक्लूड होके आएगा। तो मेक श्योर कि ये एवरेज प्रॉफिट और तीनों चारों मेथड्स आप अच्छे से कर लेना। एडजस्टमेंट पार्ट समझना बहुत जरूरी है, क्या प्लस माइनस करना है। इन केस अगर 6 में से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, समझ नहीं आया है, तो प्लीज मार्क कर लेना। ऑफलाइन क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।